चेन यान, क्या वह चीन की कोई बहुत मशहूर गायिका नहीं है? किंतियान चेन यान को इसलिए जानता था क्योंकि वह ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो की गायिका थी और उसने पहले किंतियान के लिखे कई गाने गाए थे। उसे बस उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ढूंढने आएगी। किंतियान ने बटलर वांग को निर्देश दिया, उसे लिविंग रूम में ले चलो। जी सर। बटलर वांग उठकर चला गया। किंतियान लिविंग रूम में आए और सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बटलर वांग दो लोगों को लिविंग रूम में ले गया। नमस्ते टीचर किन, मैं चेन यान हूँ और यह मेरी असिस्टेंट एलिंग हैं। चेन यान आगे बढ़ी, किंतियान की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी, उसकी कामुक आवाज़ मधुर रेड वाइन जैसी थी जो किसी को भी थोड़ा नशे जैसा एहसास दे रही थी। जब किंतियान ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। चेन यान लगभग 28 साल की थी, सुडौल शरीर, गोरी त्वचा और खूबसूरत नैन नक्श। उसके नाजुक और आकर्षक चेहरे पर एक भी दोष नहीं था। उसके घुंघराले बाल थे जो अब उसके कंधों पर आराम से लटक रहे थे। हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू फैल रही थी। हालांकि किंतियान ने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, फिर भी उसे मानना पड़ा कि चेन यान बेहद खूबसूरत थी। उसका पूरा शरीर एक आकर्षक आभा बिखेरता हुआ प्रतीत होता था। किंतियान ने उससे हाथ मिलाया, चेन यान और उसकी सहायक एलिंग को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और एक नौकर से चाय बनाने को कहा। मिस चेन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चेन यान मुस्कुराई, उसकी आड़ू जैसी आंखें किंतियान को देख रही थीं। शिक्षक किन, आपने ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो के लिए पहले भी कई बेहतरीन गाने बनाए हैं और मेरी नज़र में आपकी क्षमता निर्विवाद है। मैंने भी पहले कई क्लासिक गाने गाए हैं, लेकिन इस समय मेरे पास कोई ऐसा विशिष्ट गीत नहीं है जिसे मैं सचमुच प्रदर्शित कर सकूं। मैं शिक्षक किन से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मेरी शर्तों के अनुसार मेरे लिए एक गाना तैयार करें। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक किन सहमत होंगे। क्या विशिष्ट शर्तें आवश्यक हैं? जब तक मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी और उनके बोलने का लहजा भी बहुत विनम्र था। और वह ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो की गायिका थीं। किंतियान उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाँ, आपके लिए एक गाना तैयार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि आप किस तरह के गाने गाने के लिए उपयुक्त हैं और किस तरह की धुनें आपकी आवाज़ के अनुकूल हैं। चेन यान ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर ऐसा क्यों? मैं टीचर किन को सुनाने के लिए अपने कुछ बेहतरीन गाने गाऊंगा। इस तरह आप मेरी आवाज़ और शैली को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अच्छा। किंतियान सहमत हो गया। चेन यान ने एक पल सोचा, गला साफ किया और पहला गाना गाना शुरू किया। ये पहला गाना इन द रेन था, जिसे किंतियान ने कभी ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो के लिए लिखा था। घुमावदार रिमझिम बारिश में मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। मेरे मन में वो सपने जो मैंने कभी देखे थे फिर से उभर आते हैं। इस पल मैं एक बार फिर सुकून का नाटक करता हूँ। चेन यान की आवाज़ लिविंग रूम में गूंज उठी। उसका अलौकिक गायन किंतियान के कानों में बह रहा था। वह अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो द्वारा जोरदार प्रचार पाने वाली एक सशक्त गायिका से जैसी उम्मीद थी। एकपेला में भी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। इन द रेन गाने के बाद चेन यान ने किंतियान द्वारा पहले लिखे गए दो और गाने गाए। किंतियान ने उसकी आवाज़ की सीमा और शैली को लगभग समझ लिया। उसने हाथ उठाया और कई बार ताली बजाई। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। मिस चेन, आप बहुत अच्छा गाती हैं। किंतियान की तारीफ सुनकर चेन यान की आड़ू जैसी आंखें थोड़ी मुड़ गईं और वह मुस्कुराई। गुरु किन, आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है चेन यान, आपके गाए इन गीतों को सुनने के बाद मैं समझ ही गई हूँ कि आपको किस शैली के गीत पसंद हैं। किंतियान ने कहा, मुझे ये गीत लिखने में कुछ दिन लगेंगे। क्या आप बीजिंग वापस जाकर इंतज़ार करेंगे या मेरे लिखने तक इंतज़ार करेंगे? मैं यहीं इंतज़ार करूंगी। यह मेरे लिए एक सुखद और आरामदायक छुट्टी होगी। चेन यान ने हल्के से पलकें झपकाईं। उसका स्वर शांत हो गया। ठीक है। किंतियान ने सिर हिलाया। गुरु किन, ये गीत लिखने के लिए मुझे आपको क्या मेहनताना देना होगा? चेन यान ने यह बात सोची। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और वह गंभीर हो गई। ये पहले जैसा ही रहेगा, मैं गीत के मुनाफे में से कुछ हिस्सा लूंगी। किंतियान ने चेन यान से कुछ अतिरिक्त नहीं मांगा। आखिरकार चेन यान ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो के तहत एक गायक था। किंतियान को उनके लिखे गीतों को गाकर होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा। शुक्रिया टीचर किन। चेन यान ने आश्चर्य से किंतियान की ओर देखा और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आपका स्वागत है। किंतियान ने हाथ हिलाया। ये देखकर कि किंतियान ने उसकी बात मान ली है, चेन यान रुका नहीं। किंतियान का अभिवादन करने के बाद वह अपनी सहायक एलिंग के साथ फुयुआन से चली गई। उसके जाने के बाद किंतियान अपने अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ा, कागज़ और कलम निकाला और कागज़ पर संगीत की धुन और बोल लिख दिए। चेन यान की अनोखी आवाज़ ने किंतियान को यह एहसास दिलाया कि एक खास गाना उस पर बिल्कुल जंचेगा। अगर वह उसे गाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बेहतरीन होगा।
उसने झटपट कागज पर गाना लिख दिया और 2 बार ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद किंतियान ने अपनी कलम नीचे रख दी। इस तरह जब चेन यान दोबारा आए तो वह उसे गाना दे सके। शाम के 6 बजे किंतियान और प्रिया खाना खा रहे थे कि अचानक बटलर वांग तेजी से अंदर आया। सर, एक बच्चा अभी अभी गेट से भागा और यह चिट्ठी प्रवेश द्वार पर फेंक कर भाग गया। बटलर वांग ने चिट्ठी हाथ में ली और किंतियान को बताया, डॉक्टर लिन ने इसकी जांच की है और लिफाफे या चिट्ठी के कागज पर कुछ भी असामान्य नहीं है। किंतियान ने उसकी बातें सुनी और अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अब फुयुआन लोहे के बैरल जैसा था, पानी से पूरी तरह सुरक्षित। बाहर छिपे पहरेदारों की तो बात ही छोड़िए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी बटलर वांग और लू हुई बेहद सतर्क थे। फुयुआन में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति किंतियान से मिलने के लिए सुरक्षित था और उसे दी जाने वाली कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं थी। जैसे उसके सामने रखा यह अज्ञात स्रोत का पत्र। उसने हाथ बढ़ाकर चिट्ठी ली, उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर सिर्फ 4 बड़े अक्षर थे, सिर्फ किंतियान की आंखों के लिए। ये शब्द पढ़ने के बाद किंतियान ने लिफाफे से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसे खोलकर उस पर लिखा हुआ देखकर किंतियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। प्रिया ने उसके चेहरे से आती ठंडक महसूस की, कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगाया और जल्दी से पूछा, पतिदेव क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ, किंतियान ने थोड़ा सिर हिलाया। चेन यान और उसकी सहायक एलिंग, जो आज दोपहर फुयुआन आई थी, का अपहरण कर लिया गया है। प्रिया कुछ हैरान हुई, किसने किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह उसी व्यक्ति ने किया होगा जिसने ये पत्र भेजा था। उसने पत्र में लिखा था कि वह चाहता है कि मैं 1 लाख युआन तैयार करूं और उसे एक निर्धारित स्थान पर रख दूं। मुझे पुलिस को बुलाने की इजाज़त नहीं है, वरना वह चेन यान और एलिंग को मारकर उनकी लाशें जंगल में फेंक देगा। किंतियान की आवाज़ में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। फुयुआन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और वे लोग आसानी से किंतियान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस तरह धमकाएगा। इसके पीछे वाला जरूर हमें ही निशाना बना रहा होगा, है ना? प्रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या चेन यान और एलिंग हमारी वजह से फंसे हैं? शायद। किंतियान ने पत्र रख दिया और बटलर वांग की ओर देखा। क्या आपने उस बच्चे का पीछा करने के लिए किसी को भेजा था? हाँ, भेजा था, बटलर वांग ने जल्दी से कहा। वह बच्चा चुपचाप घूम रहा था और एक शब्द भी नहीं बोला। पहरेदारों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत किसी को चुपचाप उसका पीछा करने की व्यवस्था की। अच्छा, किंतियान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बटलर वांग और लू हुई के प्रबंधन में फॉर्चून गार्डन अभी भी बहुत चौकस और संपूर्ण था। जाओ 1 लाख युआन ले आओ और मेरे लिए एक कार भी तैयार करो, किंतियान ने निर्देश दिया। सर, क्या आप वाकई इतना जोखिम उठाने वाले हैं? बटलर वांग की आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। प्रिया ने भी घबराहट से किंतियान को देखा। क्या होगा अगर चेन यान और एलिंग का अपहरण करने वाले लोग किंतियान को निशाना बना रहे हों? क्या किंतियान के लिए बाहर जाना बहुत खतरनाक नहीं होगा? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हुआंगान काउंटी में अभी कोई भी मुझे धमकी नहीं दे सकता। किंतियान ने अपने होंठ सिकुड़े, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। सेना ने उसकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से इतने सारे लोगों का इंतजाम किया था और ये विशेष बल के सैनिक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। जो कोई भी उस पर हाथ डालना चाहता वह बस अपनी मौत की तलाश में होता। इसके अलावा अगर वह बाहर नहीं जाता तो वह इन लोगों को कैसे बाहर निकाल सकता था? चेन यान और एलिंग फॉर्चून गार्डन छोड़ चुके थे, इसलिए वह उन्हें बिना वजह फंसा नहीं सकता था। ये देखकर कि किंतियान ने अपना मन बना लिया है, बटलर वांग ने उसे मनाने की कोशिश करना छोड़ दिया और जल्दी से इंतजाम करने चला गया। उसके जाने के बाद किंतियान प्रिया की ओर मुड़ा। पत्नी, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है पति, सावधान रहना। प्रिया किंतियान को समझ गई, वह बिना भरोसे के कुछ नहीं करेगा। उसने सावधानी से उसे कुछ निर्देश दिए, फिर किंतियान को विदा किया। किंतियान ने एक बड़ा काला चमड़े का बक्सा उठाया, उसे ट्रंक में डाला और अकेले फॉर्चून गार्डन से बाहर चला गया। पत्र में स्थान का उल्लेख हुआंगान काउंटी के बाहरी इलाके में हुआंगलिंग पर्वत पर स्थित हाफवे पवेलियन के रूप में था, जो आज रात 8 बजे से पहले होना था। इसमें किंतियान को 1 लाख युआन लेकर अकेले जाने का निर्देश दिया गया था। पुलिस को न बुलाना, न ही अंगरक्षकों को, अन्यथा चेन यान और एलिंग को तुरंत मार दिया जाएगा। जब तक किंतियान हुआंगलिंग पर्वत की तलहटी में पहुंचा तब तक शाम ढलने लगी थी। कार पार्क करने के बाद उसने ट्रंक से काला बक्सा निकाला और उसे उठाकर पहाड़ पर चढ़ गया। हुआंगलिंग पर्वत पर सीढ़ियां बनी हुई थीं और शाम के धुंधलके में वह अभी भी रास्ता साफ देख सकता था। किंतियान बिना किसी जल्दबाजी के पहाड़ पर चढ़ गया और धीरे धीरे पहाड़ के आधे रास्ते पर मंडप के पास पहुंच गया। हुआंगलिंग पर्वत पहाड़ पर कहीं लोगों का एक समूह दूर से देख रहा था कि किंतियान धीरे धीरे पहाड़ के आधे रास्ते पर मंडप की ओर बढ़ रहा है। सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वह यहाँ है, वह यहाँ है। किंतियान, चूंकि तुम इस बार आए हो इसलिए आसानी से जाने के बारे में सोचना भी मत।
एक भयावह आवाज सुनाई दी, चलो उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है। लोगों का एक समूह लंगड़ाते हुए आदमी के पीछे पीछे किंतियान के स्थान की ओर चल पड़ा। जब किंतियान तय किए गए आधे रास्ते के मंडप पर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। जब वह इधर उधर देख रहा था, अचानक पहाड़ पर घने जंगल से 7-8 लोग बाहर निकल आए। चमकदार चांदनी के नीचे किंतियान ने सबसे आगे चल रहे व्यक्ति का चेहरा साफ साफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव उभर आया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला डुलेई से जुड़ा होगा। जी हाँ, सबसे आगे चल रहा लंगड़ाता हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि डुलेई ही था, प्रिया के दत्तक माता पिता का बेटा। इस समय डुलेई ने किंतियान को केस के साथ मंडप में खड़ा देखा, हाथ हिलाया और चिल्लाया, भाइयों, इसे मेरे लिए पकड़ लो। रुको, किंतियान जोर से चिल्लाया, डुलेई, क्या तुमने चेन यान और एलिंग का अपहरण किया था? तुम उन्हें कहाँ ले गए? तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? मैं तुम्हारे लिए पैसे लाया हूँ। अब तुम उन्हें रिहा कर सकते हो, है ना? डुलेई उसकी बातें सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। हंसने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव अचानक भयावह हो गए। किंतियान, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? जब तुम यहाँ हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। तुमने और प्रिया ने मेरे साथ पहले भी ऐसा ही व्यवहार किया था और अब मुझे आखिरकार मौका मिल गया है। मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। डुलेई, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? किंतियान ने डर का नाटक किया और पूछा। उस समय मैंने तुम दोनों से जुए के कर्ज चुकाने के लिए पैसे उधार देने की भीख मांगी थी, लेकिन तुम और प्रिया उदासीन थे, अपने अंगरक्षकों से मुझे भगा दिया और मुझे पीटा भी। डुलेई ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं एक पैर से अपंग हो गया और बाद में भीख मांगने के लिए सड़कों पर फेंक दिया गया। सौभाग्य से मुझे मरना नहीं था, मैं बच गया। अब तुम्हारे लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। किंतियान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें बस अच्छी तरह से प्रताड़ित करूंगा और फिर उस कुतिया प्रिया से और पैसे ऐंठने के लिए तुम्हें एक धमकी के रूप में इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने भाइयों को लेकर दूर भाग सकूं। डुलेई के चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट फैल गई। वह औरत प्रिया, क्या वह तुमसे बेइंतहा प्यार नहीं करती? मैं देखना चाहता हूं कि वह तुम्हें छुड़ाने के लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। तो यही तुम्हारा मकसद है? किंतियान के चेहरे पर फिर से शांति छा गई, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। डुलेई, तुमने चेन यान और एलिंग को कहाँ छुपाया था? ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर लो, तुम्हारा अपराध कम हो सकता है। हा 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 हा। किंतियान, मुझे लगता है कि तुम स्थिति को ठीक से नहीं देख पा रहे हो। डुलेई जोर से हंसा, आंखें खोलो और देखो हम में से कितने लोग तुम्हें घेरे हुए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबसे अकेले लड़ सकते हो? भाइयों, जाओ उसे पकड़ो। मैं उसे अच्छी तरह से प्रताड़ित करना चाहता हूँ। ठीक है भाई लेई। वे कुछ गुंडे चिल्लाए और किंतियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। किंतियान स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर जरा भी कोई बदलाव नहीं आया। पहाड़ के आधे रास्ते पर घने जंगल में काले कपड़े पहने कई आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं। उन्होंने काले कपड़े और मुखौटे पहने थे और फुर्तीले थे। पलक झपकते ही, इससे पहले कि गुंडे किंतियान को छू भी पाते, इन लोगों को तेजी से जमीन पर पटक दिया गया। ये दृश्य देखकर डुलेई आश्चर्यचकित होकर लगभग दंग रह गया। उसने स्थिति को बदलते देखा, उसे पता था कि किंतियान उसका अंदाजा लगा रहा है और उसके हाव भाव तुरंत बेहद क्रूर हो गए। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला, दहाड़ा और तेजी से किंतियान की ओर झपटा। इस समय उसके पास केवल किंतियान को बंधक बनाकर भागने का ही रास्ता था। डुलेई की कल्पनाएं अद्भुत थीं, लेकिन इससे पहले कि वह किंतियान तक पहुंच पाता, किंतियान के पीछे किसी ने अचानक एक शक्तिशाली टॉर्च उठाई और उसे सीधे डुलेई की आंखों में डाल दिया। डुलेई ने सहज ही रोशनी को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और अगले ही पल एक जोरदार वार उसकी पीठ पर पड़ा। डुलेई लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। संयोग से उसके हाथ में खंजर सीधे उसके पेट में जा लगा। एक चीख के साथ खून के छींटे पड़े और डुलेई चीख पड़ा। वह अभी मरना नहीं चाहता था। डुलेई, जल्दी करो, तुमने चेन यान और उन्हें कहाँ छुपाया है? उन्होंने चारों ओर खोज लिया था, लेकिन चेन यान और एलिंग नहीं मिले। किंतियान ने जल्दी से डुलेई पर दबाव डाला, उनका पता लगाना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। डुलेई ने अपना चेहरा उठाया, उस पर एक घमंड भरा भाव था। क्या वह औरत तुम्हारी प्रेमिका है? क्या तुम चिंतित हो? तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। डुलेई ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसने चेन यान को कहाँ छिपाया था, लेकिन उसके साथ आए छोटे मोटे गुंडे इतने चुप नहीं थे। थोड़ी सी पूछताछ के बाद उन कुछ अधीनस्थों ने उत्सुकता से बात की और चेन यान को ढूंढने का रास्ता दिखाने की पेशकश की। किंतियान ने हाथ हिलाया और विशेष बलों के अंगरक्षकों की सुरक्षा में वह उस ओर दौड़ा जहां चेन यान और एलिंग छिपे हुए थे। जल्द ही सभी एक सुनसान आम घर के पास पहुंच गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें घर के अंदर से डरावनी चीखें सुनाई दी। नहीं, दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ।
अंदर से दो महिलाओं की आवाज़ें सुनकर किन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जल्दी करो, पहले उन्हें बचाओ। उसने जल्दी से विशेष बलों के सैनिकों को उन्हें बचाने का निर्देश दिया। जी हाँ, मिस्टर किन। ये सुनकर कई विशेष बल के सैनिक तेजी से घर के पास पहुंचे। आसपास के खतरों को दूर करने के बाद वे आगे बढ़े और दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। वे हाथों में बंदूकें लिए अंदर घुसे और अंदर मौजूद लोगों पर चिल्लाए, हिलना मत। जैसे ही दरवाज़ा लात मारकर खोला गया, सभी ने अंदर की स्थिति साफ देखी। घर के अंदर दो छोटे मोटे गुंडे दो महिलाओं के ऊपर चढ़कर अपराध करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों महिलाएं बेतहाशा संघर्ष कर रही थीं, उनके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, जिससे उनकी त्वचा काफी दिख रही थी। सैनिकों के दौड़कर अंदर आने पर उन्होंने तुरंत दोनों गुंडों को खींचकर उनकी बाहें मरोड़कर उनकी पीठ के पीछे कर दीं। चेन यान और एलिंग के बाल बिखरे हुए थे और वे कांप रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, उनकी आंखें डर और बच निकलने की खुशी से भरी थीं। क्या तुम दोनों ठीक हो? किन अंदर आया और चेन यान और एलिंग को उनकी अस्त व्यस्त हालत में देखकर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी जैकेट उतारी और उसे चेन यान पर डाल दिया। फिर उसने एक सैनिक से एक और कोट लिया और उसे चेन यान के सहायक एलिंग को दे दिया। हम ठीक हैं, बस हम लगभग। चेन यान की आवाज़ कांप उठी, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और किन की जैकेट की गर्माहट महसूस करते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब ठीक है, खतरा टल गया है। किन ने दोनों को दिलासा दिया, जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें वो सज़ा मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। शुक्रिया टीचर किन। चेन यान ने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। शुक्रिया मत कहो, वैसे ये लोग मुझे लेने आए थे और मुझे तुम्हें बेगुनाह फंसाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। किन के चेहरे पर माफ़ी का भाव था। चेन यान ने अपना सिर हिलाया। तुम इसके लिए खुद को कैसे दोषी ठहरा सकती हो? हम ही तो टीचर किन को ढूंढने आए थे। ये देखकर कि उसने उसे दोष नहीं दिया, किन ने सोचा कि चेन यान बहुत समझदार है। उसने अपने आदमियों को डुलेई और उसके समूह को ले जाने का आदेश दिया और चेन यान और उसकी सहायक एलिंग को जांच के लिए अस्पताल भेजने का इंतजाम किया। जांच के बाद दोनों महिलाएं केवल डरी हुई थीं और उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। अस्पताल से बाहर आते हुए किन ने चेन यान और एलिंग का अस्त व्यस्त रूप देखा और पूछा, तुम दोनों आज रात कहाँ रुक रहे हो? चेन यान ने जल्दी से कहा, फुयुआन से निकलने के बाद हम ठहरने के लिए होटल ढूंढ रहे थे, तभी जब हम उन लोगों के समूह के हत्थे चढ़ गए और हमें अभी तक ठहरने की जगह नहीं मिली है। किन ने उसका अभी भी सहमा हुआ रूप देखा और कहा, तो तुम दोनों आज रात एक रात फुयुआन में रुक सकते हो। शुक्रिया गुरु किन, फिर हम लगा देंगे। चेन यान की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से किन को धन्यवाद दिया। किन ने हाथ हिलाया और सभी कार में सवार होकर फुयुआन की ओर चल पड़े। जब तक वे फुयुआन लौटे, रात के लगभग 10 बज चुके थे। किन ने बटलर वांग से चेन यान और एलिंग के लिए गेस्ट रूम की व्यवस्था करवाई और दोनों को आराम करने के लिए ले गया। जब वह बेडरूम में लौटा तो नन्हा के रान गहरी नींद में सो रहा था, जबकि प्रिया बिस्तर के पास झुककर उसका इंतजार कर रही थी। किन को लौटते देख प्रिया ने पहले उसे सिर से पैर तक गौर से देखा और ये देखकर कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसने चेन यान और एलिंग की स्थिति के बारे में पूछताछ शुरू की। पतिदेव, क्या मिस चेन और बाकी लोग ठीक हैं? उनका अपहरण किसने किया? किन ने प्रिया को उस रात की घटना बताई। क्या डुलेई ने मिस चेन और बाकी लोगों का अपहरण करने के लिए लोगों को भेजा था? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। डुलेई बहुत समय से उनके जीवन में नहीं आया था, वह उसे लगभग भूल ही गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डुलेई अचानक प्रकट हो जाएगा और चेन यान का इस्तेमाल किन के खिलाफ करने की कोशिश भी करेगा। हाँ, वह हमेशा से हमसे दुश्मनी रखता है, किन ने कहा। डुलेई पर जुए का कर्ज था और बाद में उसका एक पैर टूट गया। हालांकि उसका इलाज हुआ, फिर भी उसका पैर काम नहीं कर रहा था। वह हमसे रंजिश रखता था। गायब रहने के महीनों में उसने धीरे धीरे जियांग शहर के एक भूमिगत कसीनो में गुंडों के एक समूह का पीछा करते हुए अपनी पहचान बना ली। उसने इस समूह को उकसाया, पहले तो हमसे बदला लेने के लिए और फिर पैसों के लिए, अपहरण के जरिए बड़ी फिरौती वसूलने के लिए। हालांकि किन के घर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, इसलिए डुलेई को कुछ करने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने चेन यान पर नजरें गड़ा दी। बूढ़ा डुलेई थोड़ा गुस्सैल, आलसी और विश्वासघाती था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब इतना निर्दयी हो जाएगा। प्रिया फुसफुसाई, तो इस बार हमने मिस चेन और अन्य लोगों को फंसाया। कोई बात नहीं, चेन यान और बाकियों ने हमें दोष नहीं दिया। प्रिया को थोड़ा दोषी महसूस करते देख किन ने जल्दी से उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। इसके अलावा डुलेई और उसके साथियों ने अपहरण और बलात्कार का प्रयास किया था। वे अपने अपराधों से बच नहीं सकते और उन्हें वह सजा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। हम दोनों ने कुछ देर बातें की और देर होते देख वे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन
किंतियान और प्रिया ने चेन यान और एलिंग को साथ में नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया। रात भर आराम करने के बाद चेन यान और एलिंग की भावनाएं स्थिर हो गई थीं। सबके साथ नाश्ता करने के बाद किंतियान ने चेन यान के लिए लिखा अपना गीत उसे दे दिया। चेन यान, ये गीत मैंने तुम्हारी आवाज़ के अनोखे गुणों के आधार पर रचा है। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? चेन यान ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंतियान इसे इतनी जल्दी लिख देगा। उसने नोटबुक ली और उसे ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। संगीत के सुरों और लय को देखते हुए वह खुद को धीरे से गुनगुनाए बिना नहीं रह सकी। ये गीत था अंतरंग प्रेमी। इस गीत की धुन बहुत सुंदर है और यह एक कोमल और गहरे प्रेम का वर्णन करता है। किंतियान को लगा कि यह चेन यान के लिए गाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। प्रेम के पथ पर आपके साथ मैं अकेला नहीं हूँ। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। इस बार ये सचमुच अलग है। उसकी सुस्त और कामुक आवाज़ कानों को सुकून देने वाली मधुर लग रही थी। किंतियान और प्रिया ध्यान से सुन रहे थे और प्रिया की गोद में नन्ही के रान भी उत्सुकता से चेन यान को देख रही थी। गीत को शुरू से अंत तक गुनगुनाने के बाद चेन यान की आंखें आश्चर्य और उत्साह से भर गईं। उसने खुद महसूस किया कि यह गीत उसकी आवाज़ के सुर से बिल्कुल मेल खाता है और इस गीत की धुन और बोल बेजोड़ थे। शिक्षक किन, आप वाकई अद्भुत हैं। मुझे ये गीत बहुत पसंद है। चेन यान की आंखें प्रशंसा और सम्मान से भर गईं। सिर्फ एक दिन में किंतियान ने इतना अद्भुत गीत लिख डाला था। ऐसी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। जब तक तुम्हें पसंद हो। किंतियान ने धीरे से सिर हिलाया। गाना सुनने के बाद चेन यान को लगा कि फुयुआन में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। किंतियान को बार बार धन्यवाद देने के बाद वह अपनी सहायक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। किंतियान ने किसी को रेलवे स्टेशन भेजने का इंतजाम किया। डिंगेलिंग, लिविंग रूम में रखे टेलीफोन की घंटी बजी। किंतियान ने पास आकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से झांग जियानन की खुशनुमा आवाज़ सुनकर, किंतियान, क्या तुम आजकल फ्री हो? किंतियान मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, ज़्यादा व्यस्त नहीं हूँ अंकल झांग। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये कुछ इस तरह है, हमारे हाई सिटी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ने लग्जरी क्रूज शिप मिरेकल का निर्माण किया है। इस उत्सव के अवसर पर मैंने देश भर के विभिन्न शहरों के धनी व्यक्तियों को इसका अनुभव लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा हमने उस समय क्रूज शिप पर एक भव्य नीलामी आयोजित करने के लिए एक घरेलू कंपनी जिनशेंग ऑक्शन कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस नीलामी में दुनिया भर के दुर्लभ खजाने प्रदर्शित होंगे। झांग जियानन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहेगा? क्या आप आना चाहेंगे? इस बार आप देश की कई जानी मानी बड़ी कंपनियों के संस्थापकों से मिल सकते हैं और ढेर सारे संबंध बना सकते हैं। तो ये धनी व्यक्तियों का जमावड़ा था। किंतियान अभी भी बहुत आकर्षित था। हालांकि उसके नाम से चलने वाले उद्योग अच्छी तरह विकसित हो रहे थे, फिर भी वह उन बेहद धनी बड़े उद्यमियों से बहुत पीछे था। इतने प्रभावशाली लोगों से मिलने का ऐसा अवसर दुर्लभ और मुश्किल से ही मिलता था। चूंकि अंकल झांग ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, तो निश्चित रूप से मैं आपको यह चेहरा दिखाऊंगा। किंतियान मुस्कुराया और कहा, हाँ मैं जाऊंगा। वैसे क्या इस बार विक्रम और जीनिंग जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो हम सब साथ जा सकते हैं। मैंने उन्हें अभी तक फ़ोन नहीं किया है, मैंने आपको पहले सूचित कर दिया है। झांग जियानन मुस्कुराया और कहा, तो मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ पल बात करने के बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया। किंतियान ने एक पल सोचा, फिर विक्रम और शरद को फ़ोन किया, ये पूछने के लिए कि क्या वे हाई सिटी की इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं। विक्रम और झांग जिनिंग दोनों जाने के लिए तैयार थे। सुविधाजनक रूप से झांग जिनिंग लंबे समय से अपने माता पिता के घर नहीं लौटी थी, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर सकती थी। शरद इस अवधि के दौरान शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर श्रृंखला को विकसित करने और लियू कुई और उसके बेटे की देखभाल करने में व्यस्त था। अपने दोनों अच्छे भाइयों की राय की पुष्टि करने के बाद किंतियान ने फ़ोन रख दिया और प्रिया को खोजने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने प्रिया को बताया कि वह क्रूज उत्सव भोज में शामिल होने के लिए हाई सिटी जा रहा है। सुनने के बाद प्रिया बहुत उत्साहित हुई। ये बहुत जीवंत और भव्य लगता है। हाँ, देश भर के प्रसिद्ध धनी व्यक्तियों के शामिल होने से ये वास्तव में एक बहुत ही भव्य समारोह है। किंतियान मुस्कुराया और सिर हिलाया, यह आपको दृश्यावली बदलने के लिए बाहर ले जाने का एक अच्छा मौका है। आमतौर पर दंपति बेहद व्यस्त रहते थे और उनके पास घूमने या खेलने का समय नहीं होता था। अब जब इतना अच्छा अवसर था तो स्वाभाविक रूप से वे इसे छोड़ नहीं सकते थे। हम ठीक है प्रिया। वह और भी खुश हुई जब उसने सुना कि विक्रम और झांग जिनिंग भी जा रहे हैं। दोनों ने अपनी यात्रा योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे। क्रूज जहाज के प्रस्थान की तारीख से अभी 10 दिन बाकी थे, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बस 1-2 दिन पहले हाई सिटी पहुंचना था। किंतियान ने अपने नाम से कंपनियों के लिए हाल ही में विकास योजनाएं बनाई और सभी ज़रूरी काम पहले ही पूरे कर लिए।
इस यात्रा के लिए किंतियान, प्रिया और केरान के अलावा उन्होंने 7-8 अंगरक्षकों को भी लाने की योजना बनाई। बेशक ये लोग दिखाई देने वाले थे, गुप्त रूप से किंतियान के परिवार की सुरक्षा की रक्षा करने वाले कई अन्य लोग भी थे। ये जानने के बाद भी कि किंतियान चमत्कार सभा में शामिल होने जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों ने पहले से ही तैनाती के लिए कर्मियों की व्यवस्था कर ली थी। इस दौरान डू लेई के मुकदमे का फैसला सुनाया गया। उनके समूह की गतिविधियों में मुख्य रूप से सुरक्षा शुल्क वसूलना और आम लोगों पर अत्याचार करना शामिल था। इस बार उन्होंने एक गंभीर अपराध किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किंतियान और प्रिया इस खबर से हैरान नहीं थे। आखिरकार डू लेई और उसका समूह अपनी सजा के हकदार थे। प्रस्थान के दिन विक्रम और झांग जिनिंग सबसे पहले किंतियान और अन्य लोगों से मिलने फुयुआन पहुंचे। झांग जिनिंग अब 5 महीने से ज्यादा की गर्भवती थी और प्रिया लगभग 2 महीने की। 2 गर्भवती महिलाओं और 7 महीने की नन्ही केरान के साथ यह यात्रा बहुत ही जीवंत रही। हम पहले की तरह ही चलेंगे, पहले कार से रेलवे स्टेशन जाएंगे, फिर हाई सिटी के लिए ट्रेन से। विक्रम आगामी यात्रा कार्यक्रम समझा रहे थे। किंतियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इस बार हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। हुआंगान काउंटी हाई सिटी से बहुत दूर था और ट्रेन से जाना बहुत थका देने वाला होता और इसमें बहुत सारे ट्रांसफर करने पड़ते। हवाई जहाज। सभी ने आश्चर्य से किंतियान को देखा। जियांग सिटी में कोई हवाई अड्डा नहीं बना था, चाहकर भी हवाई जहाज से जाने की कोई जगह नहीं थी। हम देखो, क्या ये यही नहीं है? किंतियान लिविंग रूम के प्रवेश द्वार तक गया और आसमान की ओर देखा। सब लोग जल्दी से वहां पहुंचे और उस दिशा में देखने लगे जिस ओर वह देख रहा था। फुयुआन की ओर उड़ते हुए एक हवाई जहाज को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हे भगवान, ये हवाई जहाज हमारी ओर क्यों उड़ रहा है? विक्रम ने हवाई जहाज को नीचे गिरते देखा और डर के मारे जल्दी से झांग जिनिंग को अपने पीछे खींच लिया। किंतियान ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसके होंठ हल्के से फड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। चिंता मत करो, फुयुआन में एक छोटा हेलीपैड बनाया गया है, इसलिए विमान बेतरतीब ढंग से नहीं उतरेगा। किंतियान का स्पष्टीकरण सुनकर विक्रम आखिरकार अजीब तरह से मुस्कुराया, तो ऐसा ही है। जब किंतियान ने फुयुआन के लिए वास्तुशिल्प खाका तैयार किया तो उसने विशेष रूप से एक हेलीपैड बनाने के लिए एक खाली जगह आरक्षित की, क्योंकि उस समय उनका मानना था कि वह भविष्य में एक निजी जेट खरीदने में सक्षम होंगे। हर कोई यह सुनकर बहुत उत्साहित था कि वे इस बार निजी जेट से यात्रा करेंगे। किंतियान सभी को फुयुआन के हेलीपैड तक ले गया। अंगरक्षकों और नौकरों ने सामान को विमान में ले जाने में मदद की। उनके पहले वाले विमान को झांग जियानन ने उन्हें लेने के लिए भेजा था। निजी जेट का आंतरिक स्थान बहुत बड़ा था, सीटें आलीशान और आरामदायक थीं और वहां शौचालय, शयन कक्ष और एक रसोई घर भी था। किंतियान ने केरान को अपनी बाहों में लिया और प्रिया के साथ विमान की आंतरिक सुविधाओं का दौरा किया। सभी के मजे लेने के बाद उड़ान का समय हो गया। सभी अपनी सीटों पर बैठ गए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीं। जैसे ही विमान हेलीपैड रनवे से नीचे उतरा, विमान के अंदर हल्का कंपन महसूस किया जा सकता था। किंतियान ने छोटे केरान को पकड़ लिया, प्रिया का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और चिंता से पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? प्रिया थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन किंतियान और उसकी बेटी उसके साथ होने के कारण उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। थोड़ा घबराई हुई हूँ, लेकिन ये ठीक है, उतना डरावना नहीं जितना मैंने सोचा था। प्रिया ने किंतियान की ओर अपनी जीभ निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। दोनों यहाँ चुपचाप बातें कर रहे थे, छोटे केरान के साथ खेल रहे थे, जबकि विक्रम और झांग जिनिंग भी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हालांकि अंगरक्षक सख्त बने रहे, विमान में भी उन्होंने अपनी सतर्कता में जरा भी ढील नहीं दी। एक बार जब विमान हवा में उड़ गया और स्थिर रूप से उड़ने लगा तो सभी धीरे धीरे शांत हो गए। नन्हा केरान थोड़ी देर खेलता रहा और जल्द ही सो गया। फिर उबा हुआ समूह पोकर खेलने के लिए इकट्ठा हुआ। पोकर खेलने, खाने पीने के बाद विमान लगभग शाम 4 बजे हाई सिटी पहुंचा और झांग फैमिली मैनर के हेलीपैड पर उतरा। लगभग 7.5 घंटे की यात्रा के बाद सभी विमान से उतरे और महसूस किया कि ठोस जमीन पर पैर रखना कितना अद्भुत था। झांग जियानन खुद सभी का अभिवादन करने आए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कैसा रहा? आपको उड़ान कैसी लगी? ये बहुत स्थिर था, काफी अच्छा था। किंतियान ने केरान को पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम और झांग जिनिंग भी झांग जियानान का अभिवादन करने आए। झांग जियानान ने अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ पल बातचीत की। आइए, आपने एक थका देने वाली यात्रा की है, मैं आपको पहले आराम करने के लिए ले चलता हूँ। झांग जियानान ने सभी का अभिवादन किया और कार में बैठकर मुख्य विला की ओर चल पड़े। झांग फैमिली मैनर फुयुआन से बड़े क्षेत्र में फैला था। हेलीपैड से मुख्य विला तक भी 2 या 3 ली की दूरी थी। मुख्य विला के लिविंग रूम में पहुंचकर झांग जियानान ने सभी को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। झांग परिवार के नौकर सभी को चाय और फलों की थालियां परोसने आए।
तियान और विक्रम ने वेस्ट लेक लॉन्गजिंग चाय पी। मिरेकल क्रूज जहाज हाई सिटी ईस्ट पोर्ट से रवाना होता है। ये यात्रा 3 दिन और 2 रातों तक चलेगी। नीलामी के अलावा एक डिनर पार्टी, एक नृत्य और अन्य गतिविधियां भी होंगी। देश भर से सैकड़ों धनी व्यक्ति इसमें भाग लेंगे। मेज़बान होने के नाते झांग जियानन यात्रा कार्यक्रम से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने सभी को इसके बारे में विस्तार से बताया। बेशक इस कार्यक्रम में कोई भी शामिल नहीं हो सकता था। आमंत्रित अतिथियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता 10 करोड़ से अधिक की शुद्ध संपत्ति थी। जहाज पर बटलर, नौकरानियां, अंगरक्षक, डॉक्टर और रसोइये मौजूद हैं। आप अपनी किसी भी ज़रूरत के बारे में उन्हें सीधे निर्देश दे सकते हैं। सुनने के बाद किन तियान और अन्य सभी ने उत्सुकता के भाव व्यक्त किए। इस तरह का जमावड़ा सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं था। ये धनी लोगों के लिए इकट्ठा होकर व्यापार और परियोजनाओं पर चर्चा करने का भी एक अच्छा अवसर था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रात के खाने का समय हो गया। झांग जियानन सभी को भोजन के लिए रेस्टोरेंट में ले गए। उनके अलावा आज रात के खाने में झांग जिनिंग की मां हुजुएई भी शामिल थीं। हुजुएई झांग जियानन की तीसरी पत्नी और झांग परिवार की असली मालकिन थीं। झांग जियानन के घर के बाहर और कितनी औरतें थीं, ये सिर्फ उन्हें ही पता था। इस साल उनकी उम्र 40 साल थी, लेकिन अच्छे रखरखाव की वजह से उनकी उम्र 30 के आसपास ही लग रही थी। झांग जियानन के बगल में बैठी वह और भी जवान, खूबसूरत, कुलीन और शिष्ट लग रही थीं। आखिरकार झांग जियानन इस साल 61 साल की हो चुकी थीं। झांग परिवार के बाकी सदस्यों की बात करें तो झांग जियानन की सबसे बड़ी बेटी शादीशुदा थी और अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उनके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 दर्जन से ज्यादा पोते पोतियां भी थीं। लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए वे आमतौर पर साथ खाना नहीं खाते थे। इस समय सभी लोग खाने की मेज पर बैठ गए। उनकी नज़रें लंबी मेज पर टिकी थीं। लंबी मेज तरह तरह के व्यंजनों से सजी थी। हर एक रंग, खुशबू और स्वाद में एकदम सही लग रहा था। झांग जियानन ने सबको खाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे आपकी पसंद नहीं पता थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बना लिया। कृपया इसे अपना घर समझें, शर्माएं नहीं। आइए गर्मा गर्म खाते हैं। ठीक है अंकल झांग, आपने बहुत परेशानी उठाई है। किन तियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। तभी सभी ने अपने चॉपस्टिक उठाए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना शुरू कर दिया। हाई सिटी समुद्री भोजन से भरपूर था, इसलिए आज के खाने की मेज पर तरह तरह के समुद्री उत्पाद थे। हर व्यंजन मुंह में एक सुगंध छोड़ गया। किन तियान ने प्रिया और झांग जिनिंग, दोनों गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान से याद दिलाया कि वे केकड़े जैसे ठंडे समुद्री भोजन ना खाएं। रात के खाने के बाद झांग जियानन ने बटलर से सभी के आराम करने के लिए कमरे की व्यवस्था करवाई। किन तियान ने केरान को गोद में लिया और प्रिया के साथ कमरे में बैठ गया। झांग परिवार के अतिथि कक्ष भी बहुत आलीशान थे, जिनमें अकेला शयन कक्ष 100 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ा था। इसमें एक वॉक इन कोठरी, एक स्नानघर और एक शौचालय था। फर्श पर मोटा कश्मीरी कालीन बिछा था और बिस्तर पर एक मुलायम रजाई बिछी थी। दोनों केरान को बिस्तर पर ले गए और कुछ देर अपनी बेटी के साथ खेले। नन्ही केरान अब 7 महीने की हो गई थी और खुद बहुत स्थिर होकर बैठ सकती थी। कभी कभी उसे रेंगने में भी दिक्कत होती थी। किन तियान और प्रिया जानबूझकर उसे व्यायाम कराते थे, इसलिए वे अक्सर खिलौने उससे लगभग 1 मीटर की दूरी पर रख देते थे ताकि छोटी बच्ची उन्हें खुद उठा सके। नन्ही बच्ची ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जैसे ही वह खिलौने तक पहुंचने वाली थी, उसके गैर जिम्मेदार माता पिता ने उसे और दूर कर दिया। नन्ही केरान खिलौने को अपनी से दूर होते देख रही थी और उसने गलत तरीके से मुंह बनाया। किन तियान ने जल्दी से उसके लिए अपने हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराया, आओ रान, डैडी के पास आओ, डैडी तुम्हें गले लगाएंगे। केरान ने उसकी ओर देखा, अपने छोटे हाथों और पैरों को फैलाते हुए आगे बढ़ने और रेंगने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी भद्दी लेकिन मनमोहक उपस्थिति ने किन तियान और प्रिया को खुश कर दिया। उनकी आंखें स्नेह और प्यार से भरी थीं। दिन प्रतिदिन छोटे केरान को बढ़ते हुए देखकर माता पिता के रूप में उन्हें बहुत उपलब्धि का एहसास हुआ। दोनों ने कुछ देर तक अपनी बेटी के साथ खेला और छोटी केरान ने अपनी आंखें रगड़ी, नींद महसूस कर रही थी। किन तियान बच्चे के लिए दूध का फॉर्मूला तैयार करने के लिए उठी। जब से प्रिया अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हुई, उसने अपनी बेटी को स्तन के दूध से दूर कर दिया था। केरान ने बोतल पकड़ी और लालच से चूसा। जब वह नन्ही केरान को सुलाने के लिए मना रहा था, प्रिया भी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। किन तियान को डर था कि कहीं वह गलती से फिसल न जाए, इसलिए वह जल्दी से उसे सहारा देने गया। प्रिया की मीठी खुशबू सूंघते हुए किन तियान झुक गया और उसे कई बार चूमा, फिर अनिच्छा से उठकर नहाने के लिए बाथरूम चला गया। नहाने के बाद किन तियान बेडरूम में वापस आया और प्रिया के बगल में लेट गया। उसने अपनी प्यारी सी सोती हुई बेटी पर नजर डाली, फिर बिस्तर पर लेट गया और प्रिया को अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रिया अभी 2 महीने से थोड़ी ज्यादा की गर्भवती थी, इसलिए किन तियान ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और केवल एक शुद्ध और शांत मन बनाए रख सका।
दंपति ने कुछ देर तक फुसफुसाया और जब नींद आने लगी तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। एक अच्छी रात की नींद। अगली सुबह किन तियान और प्रिया स्वाभाविक रूप से जाग गए। झांग परिवार का आवास अच्छा था और पिछली रात उनकी नींद की गुणवत्ता ठीक थी। छोटी केरान, क्योंकि वह अक्सर उनके साथ इधर उधर दौड़ती थी, उसे नए बिस्तर में सोने में कोई परेशानी नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ जाते हैं, जब तक किन तियान और प्रिया उसके बगल में थे छोटी रात में गहरी नींद सोती थी। अब जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे रात में केवल एक बार दूध पिलाने और एक बार डायपर बदलने की ज़रूरत होती थी। उन्होंने सुना था कि कई उच्च वर्गीय परिवार रात में अपने बच्चों को सीधे आयाओं को सौंप देते हैं, लेकिन किन तियान और प्रिया ऐसा करने में अनिच्छुक और असहज थे। इसलिए दोनों ने कड़ी मेहनत करना और रात में व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करना पसंद किया। बच्चे के साथ माता पिता बच्चे का बंधन विकसित करना अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था। व्यस्त समय में मदद करने के लिए एक आया का होना पहले से ही एक बड़ी राहत थी। उठने और धोने के बाद किन तियान ने केरान को उठाया और प्रिया के साथ नीचे चली गई। झांग जिनिंग और विक्रम पहले से ही जाग चुके थे और नीचे लिविंग रूम में बैठे थे। किन तियान और प्रिया के साथ नाश्ता करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई भोजन कक्ष में आ गया। किन तियान ने झांग जियानन और हुजुएई को नहीं देखा, इसलिए उसने पूछा, चाचा झांग और चाची कहाँ हैं? मालिक, मेरे माता पिता नाश्ते के बाद उन अमीर व्यक्तियों को लेने और व्यवस्थित करने के लिए चले गए। देश भर से ज्यादातर नामी गिरामी लोग आए थे और इस आयोजन के मेजबान और सूत्रधार होने के नाते झांग जियानन को स्वाभाविक रूप से हर तरफ से आए मेहमानों का स्वागत करना था। उनमें से कुछ लोग बैठ गए और नाश्ता करने लगे। नाश्ता बहुत ही लजीज था, जिसमें केकड़े के अंडे से बनी बंस, क्रिस्टल झींगा पकौड़ी, समुद्री भोजन, दलिया, ताज़ा झींगा पैनकेक वगैरह शामिल थे। दूसरे शहरों से भी कुछ नाश्ते की चीज़ें थीं, जिन्हें किन तियान और बाकी लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, इस डर से कि कहीं उन्हें हाई शहर के जायके की आदत न हो। नाश्ते के बाद झांग जिनिंग किन तियान और बाकी लोगों को झांग परिवार की संपत्ति दिखाने ले गईं। वह वहीं पली बड़ी थी और घर की हर चीज़ से वाकिफ थी। किन तियान और प्रिया के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे थे और झांग जिनिंग के साथ किन तियान और प्रिया ने झांग परिवार के घर में एक बेहद सुकून भरा और सुखद दिन बिताया। दिन जल्दी बीत गया। अगले दिन झांग जियानन के नेतृत्व में किन तियान और उनका समूह हाई सिटी ईस्टपोर्ट घाट की ओर चल पड़ा। बंदरगाह पर कार से उतरकर उन्होंने दूर समुद्र को देखा। घाट पर खड़े विशाल जहाज को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 1 दर्जन से ज्यादा मंजिल ऊंचा, 198 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा ये क्रूज जहाज 1000 क्रू मेंबर्स और 4000 से ज्यादा यात्रियों को बिठा सकता था। इसमें कुल 12 डेक थे और इसके केबिनों की संख्या 1600 तक थी। यहाँ तक कि किन तियान, जिसने डिज़ाइन का खाका तैयार किया था, भी इस पल थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उस समय झांग जियानन के साथ साझेदारी करना वाकई सही फैसला था। ऐसी विशाल संरचनाएं बनाने में सक्षम समूह वास्तव में दुर्लभ थे। झांग जियानन की व्यवस्था के तहत किन तियान और उनका समूह मिरेकल क्रूज जहाज पर सवार हुए। चालक दल के सदस्य प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, अंगरक्षक जहाज पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़े थे और सूट बूट पहने वेटर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। सभी को जहाज पर चढ़ने और जहाज का भ्रमण करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। किन तियान के 10 से ज्यादा लोगों का समूह क्रूज जहाज पर चढ़ने के बाद इधर उधर घूमता रहा। क्रूज जहाज का आंतरिक भाग शानदार ढंग से सजाया गया था, जिससे हर जगह एक उत्तम, सुरुचिपूर्ण और उत्तम वातावरण व्याप्त था। क्रूज जहाज में उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट, बॉलरूम, एक आउटडोर स्विमिंग पूल, एक गोल्फ कोर्स, बार, एक सिनेमाघर, आलीशान शयनकक्ष, एक स्नानघर और एक चिकित्सा कक्ष था। घूमते घूमते समूह को कुछ अन्य मेहमानों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उनमें से ज्यादातर अपरिचित थे। आखिरकार इस आयोजन में आमंत्रित सम्मानित अतिथि दुनिया के कोने कोने से आए थे। उनमें से ज्यादातर अपनी महिला साथियों और अंगरक्षकों को भी साथ लाए थे। किन तियान और उनके समूह को डेक पर सबसे ऊपर से एक मंजिल नीचे बिठाया गया था, एक ऐसी मंजिल जहां से सबसे विस्तृत नज़ारा दिखता था, जिससे समुद्री नज़ारे का बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता था। लगभग 1 घंटे बाद सभी विशिष्ट अतिथि जो वहां पहुंचे थे मिरेकल क्रूज जहाज पर सवार हो गए। एक विनम्र परिचारक ने किन तियान और अन्य लोगों को सूचित किया कि जहाज के रवाना होने पर उन्हें अस्थायी रूप से अपने कमरों में आराम करने के लिए लौट जाना चाहिए। सभी लोग काफ़ी देर से चल रहे थे और थके हुए थे, इसलिए वे अपने निर्धारित कमरा नंबरों पर लौट गए। विक्रम और जीनिंग के कमरे नंबर क्रमशः 18 और 19 थे, जबकि किन तियान और तियान तियान के कमरे नंबर भी 19 थे। इसलिए सभी पहले किन तियान के कमरा नंबर 19 में गए। इस आलीशान स्वीट में काफ़ी जगह थी, जिसमें एक बैठक, शयनकक्ष, स्नानघर, शौचालय और बालकनी थी। बालकनी पूरी तरह से टेम्पर्ड ग्लास से ढकी हुई थी और उसके किनारे से बाहर विशाल नीला समुद्र दिखाई दे रहा था। अंदर का सारा फर्नीचर स्थिर था, इसलिए उसके झुकने या गिरने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फर्श पर मोटे फारसी कालीन बिछे थे जो आलीशान और मुलायम थे।
आंतरिक सुविधाओं का जायजा लेने के बाद किंतियान और अन्य लोग बैठक के सोफे पर बैठ गए। बैठने के कुछ ही देर बाद उन्होंने जहाज को हल्का सा हिलता हुआ महसूस किया और उन्हें हल्का सा चक्कर आने लगा। सीटी की आवाज़ सुनकर सभी को पता चल गया कि क्रूज जहाज अपनी यात्रा शुरू करने वाला है। बालकनी की तरफ वाली खिड़की से बाहर देखने पर वे क्रूज जहाज को धीरे धीरे बंदरगाह से निकलते हुए देख सकते थे। जैसे ही क्रूज जहाज ने स्थिर गति से यात्रा शुरू की, एक परिचारक ने दरवाजा खटखटाकर सभी को सूचित किया कि वे इधर उधर जा सकते हैं। जहाज पर चढ़ने के पहले दिन कोई महत्वपूर्ण गतिविधियां नहीं थीं, बस जहाज पर सुविधाओं का दौरा करना था, इसलिए सभी अपेक्षाकृत निश्चिंत थे। ज्यादातर वे बस इधर उधर घूमते रहते थे, भूख लगने पर रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और थक जाने पर आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट आते थे। जहाज पर हर जगह अंगरक्षक, परिचारक और चालक दल के सदस्य मौजूद थे, इसलिए खो जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। दिन जल्दी बीत गया। जैसे जैसे रात हुई, चमकदार नियॉन लाइटें समुद्र की सतह को खूबसूरती से जगमगाने लगीं। किंतियान और तियान उस समय बालकनी में बैठे खिड़की से बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। छोटी बच्ची किरान दिन भर बहुत उत्साहित थी और अब खेलते खेलते थककर वह गहरी नींद में सो गई। पति, ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। तियान ने अपने सामने स्वप्न जैसे सुंदर दृश्य को देखा, किंतियान से टिककर और धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने उसे सचमुच निभाया। अब हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका कई लोग सपना देखते हैं। किंतियान ने अपने होंठ सिकुड़े, उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। यह भी कुछ नहीं है, बीवी। भविष्य में मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा और तुम सबसे अमीर आदमी की बीवी। हम तियान ने हाथ बढ़ाकर किंतियान को गले लगा लिया, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। मैं इंतजार नहीं कर सकती। किंतियान ने उसके आकर्षक और भोले रूप को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा और वह अपना सिर नीचे करके उसके लाल होठों को चूमने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चुंबन से तियान के हाथ पैर नर्म हो गए और उसकी पतली गोरी गर्दन गुलाबी रंग की आकर्षक छटा में बदल गई। इतनी खूबसूरती सामने देखकर किंतियान अब खुद को रोक नहीं सका। उसने तियान को कमर से पकड़ा और बेडरूम में बड़े बिस्तर की ओर चल दिया। तियान को धीरे से मुलायम बिस्तर पर लिटाते हुए किंतियान तुरंत उसके ऊपर झुक गई। तियान ने थोड़ा सा हौंकते हुए जल्दी से उसके सीने से लगकर कहा, पति, अभी ऐसे नहीं। किंतियान की आंखों में एक शरारती चमक उठी जब उसने झुककर तियान के कान के निचले हिस्से को धीरे से काटा। कोई बात नहीं बीवी, और भी तरीके हैं। तियान के गाल लाल हो गए और वह सोचने लगी कि आज रात किंतियान क्या नया करतब दिखाएगा। वह सोच रही थी कि उसके शरीर का कौन सा अंग फिर से थक जाएगा। वो किंतियान कितना शरारती है। दोनों काफी देर तक करवटें बदलते रहे और कमरा एक कामुक माहौल से भर गया। तभी किंतियान ने संतुष्ट होकर तियान को गले लगाया और सो गया। अगले दिन सुबह किंतियान किरान को गोद में लिए तियान जीनिंग और विक्रम के साथ नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट गया। क्रूज शिप के रेस्टोरेंट में तरह तरह के खाने उपलब्ध थे और हर कोई अपनी पसंद का खाना चुन सकता था। अपना खाना चुनने के बाद समूह एक कोने में रखी मेज पर बैठ गया। सभी ने स्वादिष्ट खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छोटी किरान भी उबले अंडे का कस्टर्ड खा सकती थी। नन्हा बच्चा मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था। जीनिंग और विक्रम किंतियान को नन्हे किरान को ध्यान से खाना खिलाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखें उत्सुकता से भर गईं। कुछ ही महीनों में उनके पास भी एक प्यारा सा बच्चा होगा। सुबह 10 बजे क्रूज शिप पर आयोजित नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। किंतियान और अन्य लोग जल्दी ही अंदर आ गए और आगे की पंक्ति में बैठ गए। सभी विशिष्ट अतिथियों के प्रवेश करने के बाद शाम के गाउन में सजी नीलामीकर्ता किंग शान से ऊंचे मंच पर आईं। सुप्रभात सम्मानित सज्जनों और देवियों, मैं नीलामीकर्ता किंग हूं और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर चमत्कार की पहली यात्रा में भाग लिया। हमारी जिनशिंग नीलामी कंपनी श्री झांग के साथ मिलकर इस भव्य नीलामी का आयोजन कर रही है और हमें उम्मीद है कि आप अपनी मनचाही संग्रहणीय वस्तुओं पर बोली लगाएंगे। उसकी मधुर आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची और उन्होंने एक साथ तालियां बजाईं। इस नीलामी के प्रचार ब्रोशर सभी को पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और मुझे यकीन है कि आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए पहली संग्रहणीय वस्तु प्रस्तुत करके शुरुआत करते हैं। जैसे ही नीलामीकर्ता किंग ने ताली बजाई, एक कर्मचारी ट्रे लेकर मंच के पीछे से बाहर आया। ट्रे पर एक चीनी मिट्टी सफ़ेद जैड का कटोरा रखा था। अनायास ही सबकी नज़र उस पर पड़ गई। लगता है यह मिंग राजवंश का जैड कटोरा है। हाँ, नक्काशी और आकार को देखकर लगता है कि यह वाकई मिंग राजवंश का है। किंग ने नीचे बैठे दर्शकों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए परिचय कराया, यह जैड कटोरा मिंग राजवंश के डिंगलिंग से खोदकर निकाला गया था। इसका खुला हुआ सोने का ढक्कन और नीचे सोने का स्टैंड, साथ ही यह जैड कटोरा एक पूरा सेट है। जो विशिष्ट अतिथि ऐसे खजाने इकट्ठा करना चाहते हैं वे अब अपनी बोली लगा सकते हैं।
जेड कटोरे के इस सेट की शुरुआती बोली 180,000 युआन है और बोली में हर बढ़ोतरी 1000 युआन से कम नहीं होनी चाहिए। किंग किंग के ये शब्द निकलते ही नीचे किसी ने अपनी बोली बढ़ा दी थी। 181,000, 185,000, 190,000 एक बार, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, 250,000 एक बार, 250,000 दो बार, 250,000 तीन बार। खूबसूरत नीलामीकर्ता किंग किंग के अंतिम हथौड़े के प्रहार के साथ इस मिंग राजवंश के जेड कटोरे को भूमध्य सागरीय दिखने वाले मालिक ने सफलतापूर्वक बोली लगा ली। जैसे ही पहली नीलामी वस्तु पर सफलतापूर्वक बोली लगी, आयोजन स्थल का माहौल धीरे धीरे जीवंत हो उठा। फिर सुंदर नीलामीकर्ता ने अन्य नीलामी वस्तुओं की प्रदर्शनी शुरू की। इनमें चेंगहुआ काल के आधिकारिक भट्टी के नीले सफ़ेद कप, प्राचीन कब्रों से प्राप्त रक्त जड़ित पत्थर, किंग राजवंश के सम्राटों द्वारा स्वयं लिखे गए शिलालेखों वाले चीनी मिट्टी के बर्तन, साथ ही वसंत और शरद काल की कांस्य कलाकृतियां, वांग झीजी की सुलेख कला, जैन युवानकियाओं की पेंटिंग्स और भी बहुत कुछ शामिल था। हालांकि ये प्राचीन वस्तुएं और सुलेख कीमती थे, फिर भी नीलामी के लिए रखी गई अधिकांश वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। किंतियान को अभी भी सस्ते दामों पर बोली लगाना पसंद था, इसलिए उसने इन प्राचीन संग्रहणीय वस्तुओं पर बोली नहीं लगाई। हालांकि किंतियान का इरादा अगली नीलामी वस्तु पर बोली लगाने का था। इस हॉट ऑफ ब्लू हीरे की अंगूठी का वजन 30.62 कैरेट है। इसका शुद्ध और बेदाग हीरा शाश्वत प्रेम और खुशी का प्रतीक है। शुरुआती बोली 19.8 लाख युआन है और हर बढ़ोतरी 10,000 युआन से कम नहीं होनी चाहिए। मंच पर रखी नीले दिल के आकार की अंगूठी से तेज रोशनी पड़ रही थी, जिसने सभी महिला उपस्थित लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। प्रिया भी कोई अपवाद नहीं थीं। ये देखकर कि उन्हें ये पसंद आ गई, किंतियान ने फैसला किया कि उन्हें अपनी पत्नी के लिए इसकी बोली लगानी ही चाहिए। हालांकि आसपास कई लालची निगाहों वाली महिलाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हीरे की अंगूठी को जीतना आसान नहीं होगा। मैं 20 लाख की बोली लगाती हूँ। जैसे ही नीलामीकर्ता के शब्द निकले, एक हल्की सी मोटी महिला ने बोली बढ़ाने के लिए अपना हाथ और चप्पू उठाया। जैसे ही उसने अपना चप्पू उठाया, लोग लगातार बोली लगाने लगे। 20.5 लाख, 20.8 लाख, 21 लाख, 24.8 लाख। इस हॉट ऑफ ब्लू हीरे की अंगूठी की कीमत तेजी से बढ़ती रही। किंतियान को चप्पू उठाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब चप्पू उठाने का कोई मतलब नहीं था। लाल आंखों वाली कुलीन महिलाओं और युवतियों के एक समूह ने उत्सुकता से बोली लगाई और जब तक कीमत 30 लाख से ऊपर नहीं पहुंच गई, तब तक प्रतिभागियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। 30.5 लाख, मैंने 30.6 लाख की बोली लगाए। 30.8 लाख। अंत में नीले हीरे के लिए केवल 2 कुलीन महिलाएं ही बचीं। किंतियान ने उन्हें एक बार में 10,000 की बोली बढ़ाते देखा और समझ गया कि इस हीरे की कीमत उनकी मनोवैज्ञानिक सीमा से ज्यादा होने वाली है। इस समय चाल चलने की बारी उसकी थी। उसने चप्पू उठाया और शांति से कहा, 32 लाख। एक साथ 1 लाख से ज्यादा की वृद्धि देखकर दोनों कुलीन महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने किंतियान की ओर देखा। किंतियान के दृढ़ भाव को देखकर दोनों कुलीन महिलाओं ने खेद व्यक्त किया और बोली लगाने से पीछे हट गईं। 32 लाख एक बार, 32 लाख 2 बार, 32 लाख 3 बार। खूबसूरत नीलामीकर्ता ने यह देखकर कि किसी और ने बोली नहीं बढ़ाई, मुस्कुराए और किंतियान की ओर देखा। आइए हम इस सज्जन को इस हॉट ऑफ ब्लू हीरे की अंगूठी जीतने के लिए बधाई देते हैं। बोली में भाग लेने वाली कुलीन महिलाओं और युवतियों ने सभी ने किंतियान की ओर देखा। प्रिया को देखकर, जो उनके बहुत करीब थी, उनके चेहरों पर ईर्ष्या झलक रही थी। पत्नी, क्या आपको ये पसंद है? किंतियान ने अपने बगल में प्रिया को देखा और धीरे से पूछा। मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन 3.2 मिलियन हीरे की अंगूठी इतनी महंगी है। प्रिया ने बगल से कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंतियान उसके लिए गहने के इतने महंगे टुकड़े की बोली लगाएगा। ये महंगा नहीं है, जब तक आपको ये पसंद है, पत्नी। किंतियान ने अपने होठों को कल किया। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं टिल्डर। किंतियान ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों में हाथ फेरा और धीरे से कहा, अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बताएं। हमारे पास अब पैसे हैं और आपके पति आपको जो चाहें दे सकते हैं। हम। प्रिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। छोटी के रान किंतियान की बाहों में बड़बड़ाए, मानो कुछ कह रही हो। किंतियान ने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम गोलमटोल गाल को चुटकी काटी। उसका स्वर लाड़ भरा था। जब हमारी रानरान बड़ी हो जाएगी तो डैडी आपको भी आपकी पसंद की कोई भी चीज खरीद कर देंगे, ठीक है? आहा, छोटी को नहीं पता था कि वह समझ गई है या नहीं। उसने अपने छोटे हाथों को लहराया। झांग जिनिंग और विक्रम इस दृश्य को बगल से देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मास्टर वास्तव में एक अच्छे आदमी है जो अपनी पत्नी और बच्चे को बिगाड़ते हैं, झांग जिनिंग ने कहा। उसने पहले किंतियान को उस नीले हीरे में रुचि रखते देखा था, यही वजह थी कि उसने बोली नहीं लगाई थी। ठीक है, जब मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा।
झांग जिनिंग मुस्कुराया। उसके पास वास्तव में इन आभूषणों की कमी नहीं थी, लेकिन जब विक्रम ने उन्हें उसके लिए खरीदा तो उसे बहुत अच्छा लगा। सभी ने कानाफूसी की और मंच पर कुछ और संग्रहणीय वस्तुएं बेची गईं। वे सभी धनी व्यक्ति थे जो कोई खर्च नहीं छोड़ते थे। जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आती थी तो वे स्वाभाविक रूप से उसे हासिल करना चाहते थे। दोपहर में नीलामी रोक दी गई और सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए चले गए। नीलामी दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू होगी। इस बार जिनशेंग नीलामी घर ने दुनिया भर के विभिन्न देशों के कई दुर्लभ खजानों की खोज में बहुत प्रयास किया था। दोपहर में रेस्तरां में भोजन करते समय किंतियान ने कई पुराने परिचितों से भी मुलाकात की। डोनफैंग समूह के महाप्रबंधक जू जियाजिन, बोवेन बायोमेडिकल कंपनी के जू मिंगलान और जिंग सिटी स्थित तियानहुआ टेक्नोलॉजी के हुआंग जोंगकियांग, ये सभी भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। ये कहा जा सकता है कि जिन 3 लोगों को आमंत्रित किया गया था वे भी किंतियान से संबंधित थे। किंतियान की मदद से तीनों कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया और अपार प्रसिद्धि प्राप्त की। ये तीनों कंपनियां ऑटोमोटिव निर्माण, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विशेष रूप से तियानहुआ टेक्नोलॉजी, जिसने देश भर के प्रमुख शहरों में सिग्नल बेस स्टेशन बनाने के लिए राज्य के साथ एक सहयोग समझौता किया है। उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में सिग्नल बेस स्टेशन देश भर के सभी क्षेत्रों को कवर कर लेंगे। किंतियान और तीनों कंपनियों के महाप्रबंधकों ने बैठकर कुछ देर बातचीत की। तभी जू मिंगलान और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि किंतियान वास्तव में इतनी सारी कंपनियों में एक प्रमुख शेयरधारक है। सभी के दिलों में किंतियान और भी अथाह हो गया। सभी के कुछ देर बातचीत करने के बाद दोपहर की नीलामी शुरू होने का समय हो गया। सभी लोग नीलामी के दोपहर के सत्र में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। किंतियान और प्रिया केरान को पकड़े हुए अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। अधिकांश लोगों के बैठने के बाद सुंदर नीलामीकर्ता ने नीलामी की वस्तुओं का परिचय देना जारी रखा। किंतियान को नीलामी की उन वस्तुओं में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी जिनका संग्रह मूल्य काफ़ी अधिक था। उसकी नज़र एक विशेष वस्तु पर टिकी थी और वह वस्तु प्रस्तुत होने ही वाली थी। जैसे ही कर्मचारी ट्रे को मंच पर ले गए, नीलामीकर्ता ने हाथ बढ़ाकर लाल कपड़ा उठाया जिससे ट्रे पर रखी वस्तु प्रकट हुई। ये चटक हरे रंग का जेडाइट शांति बकल था। ये शांति बकल रोशनी की रोशनी में एक चमकदार चमक बिखेर रहा था। सुंदर नीलामीकर्ता ने अपने दस्ताने पहने और शांति बकल को ऊपर उठाया जिससे सभी इसे और अधिक प्रत्यक्ष रूप से सराह सकें। पन्ने जैसे हरे रंग के शांति बकल पर एक चंचल ड्रैगन और फीनिक्स उकेरा गया था और पैटर्न प्राकृतिक और सजीव लग रहे थे। यह शाही हरा शांति बकल, इसकी उत्पत्ति और आयु अज्ञात है, लेकिन नक्काशी और सामग्री उच्चतम गुणवत्ता की हैं। शुरुआती बोली 680,000 युआन है और प्रत्येक वृद्धि 10,000 युआन से कम नहीं होनी चाहिए। उसके शब्द निकलते ही किसी ने उत्सुकता से अपना चप्पू उठाकर बोली लगानी शुरू कर दी। किंतियान को भी इस शांति बकल में बहुत रुचि थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आवेग पर काबू पाया और शुरुआत में बोली नहीं लगाई। इस शांति बकल के लिए बोली लगाने वाले काफ़ी लोग थे और प्रतिस्पर्धा अभी भी बहुत कड़ी थी। अब 10,000 जोड़ना बेकार था। ये तो बिल्कुल अंत में होना ही था। जैसे जैसे अमीर लोग एक एक करके अपनी बोली लगाते गए, इस जेडाइट पीस बकल की कीमत बढ़ती ही गई। ये 680,000 युआन से बढ़कर अब 15.6 लाख युआन हो गई। हालांकि बोली लगाने वालों की संख्या भी कम होती जा रही थी। फिलहाल फ्लोर पर सिर्फ 3 लोग ही बोली लगा रहे थे। 1.6 मिलियन। एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने अपना चप्पू उठाया और चिल्लाया। अन्य 2 बोलीदाताओं ने भी अपनी अपनी बोली 50,000 हजार बढ़ा दी। ये देखकर कि सेफ्टी बकल की कीमत पहले ही उसके आंतरिक मूल्य से ज्यादा हो चुकी थी, 2 बोलीदाता वापस लेने की तैयारी कर रहे थे। 1.75 मिलियन। लंबे कद के व्यक्ति ने आखिरी बोली लगाए। अगर उसे इस कीमत पर बोली नहीं मिलती तो वह हार मानने को तैयार था। 1.8 मिलियन। 30 वर्षीय व्यक्ति ने फिर से अपना चप्पू उठाया। ये देखकर कि कोई अभी भी बोली बढ़ा रहा है, 2 बोलीदाताओं ने अनिच्छा से बोली वापस ले ली। सुंदर नीलामीकर्ता ने ये देखकर कि कोई बोली नहीं लगा रहा है, चिल्लाया। 1.8 मिलियन एक बार। 2 मिलियन। किंतियान ने अपना चप्पू उठाया और एक ही बार में 200,000 जोड़ दिए। सुंदर नीलामीकर्ता और वह व्यक्ति जिसने 1.8 मिलियन कहा था, दोनों दंग रह गए। किसी ने सचमुच एक साथ बोली 200,000 बढ़ा दी। 2.1 मिलियन। वह आदमी थोड़ा नाराज लग रहा था कि किंतियान अचानक उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ गया और उसने बोली बढ़ानी जारी रखी। 22 लाख। किंतियान ने अपना चप्पू उठाना जारी रखा। आज चाहे सामने वाला कितनी भी बोली लगाए, वह इस सेफ्टी बकल को जीतने के लिए दृढ़ था। 0.23 लाख। वह आदमी एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी चिल्लाता रहा। सच कहूं तो ये कीमत पहले ही सेफ्टी बकल की कीमत से कहीं ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसे यह सेफ्टी बकल सचमुच पसंद था, इसलिए वह फिर भी एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। 24 लाख।
किंतियान ने अपना चप्पू उठाया और 1 लाख और जोड़ दिए। इस बार वह आदमी फिर नहीं बोला, ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। मंच पर मौजूद खूबसूरत नीलामीकर्ता ने जल्दी से आवाज़ लगाई, 24 लाख एक बार, 24 लाख 2 बार, 30 लाख। जैसे ही किंतियान को लगा कि यह सेफ्टी बकल उसके हाथों में आने वाला है, अचानक पीछे से एक स्पष्ट ठंडी महिला की आवाज़ आई। ये सुनकर कि यह व्यक्ति सेफ्टी बकल के लिए 30 लाख देने को तैयार है, किंतियान ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट पर एक युवती हल्के बैंगनी रंग की पोशाक और रेशमी शॉल ओढ़े खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे और उसके लंबे काले बाल एक हेयरपिन से बंधे हुए थे। इस समय वह मंच की ओर देख रही थी। उसने एक ही बार में बोली 600,000 बढ़ा दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ऐसे ही एक सेफ्टी बकल के लिए कोई 30 लाख खर्च करने को तैयार था। शाही हरा जेड भी इतने पैसे का नहीं होता। किंतियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और भावशून्यता से अपने हाथ में चप्पू उठाया, 31 लाख। बैंगनी रंग की लड़की ने किंतियान की ओर देखा, झिझकी और फिर सीधे चिल्लाई, 3.8 मिलियन। इस बार उसने एक बार फिर बोली 700,000 तक बढ़ा दी। आसपास मौजूद सभी लोगों को लगा कि यह लड़की पागल हो गई होगी। 39 लाख। किंतियान ने फिर भी बोली 1 लाख बढ़ा दी। बैंगनी रंग की लड़की थोड़ी नाराज लग रही थी। उसने किंतियान को घूर कर देखा। किंतियान ने यह नहीं देखा, लेकिन उसे नाराजगी महसूस हो रही थी। अगर उसने देखा भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 लाख। बैंगनी रंग की लड़की ने दांत पीसते हुए इस बार 6 लाख और जोड़ दिए। 46 लाख। किंतियान अविचलित रहा, चाहे दूसरा पक्ष कितनी भी बोली लगाए, वह हर बार सिर्फ 1 लाख ही जोड़ता। लड़की ने हार मान ली थी, इस बार कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। मंच पर मौजूद खूबसूरत नीलामीकर्ता ने जल्दी से आवाज लगाई, 46 लाख एक बार, 46 लाख 2 बार, 46 लाख 3 बार। बिक गया। जैसे ही हथौड़ा गिरा, यह शाही हरा सुरक्षा बकल किंतियान का था। आसपास मौजूद सभी लोग किंतियान को गौर से देखने लगे। 10 लाख युआन से ज्यादा कीमत का एक सेफ्टी बकल खरीदने के लिए 4 लाख युआन से ज्यादा खर्च करना। किंतियान वाकई एक अनोखा इंसान था। प्रिया को जेड की चीजें समझ नहीं आती थीं। आसपास के लोगों की अजीब निगाहों और उनकी चर्चाओं को देखकर उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। किंतियान पैसा कमा सकता था और उसके लिए अपनी पसंद की कोई चीज पाना दुर्लभ था, तो उसे खरीदने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने से क्या फर्क पड़ता था। बस जब तक वह खुश था। सेफ्टी बकल के बाद वहां कुछ प्राचीन पेंटिंग, सुलेख और गहने भी थे। नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन थे जो करोड़ों में बिके, और प्राचीन शाही तलवारें भी थीं जिनकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा थी। किंतियान को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बोली में हिस्सा नहीं लिया। उसने प्रिया को पुराने ज़माने के कांच जैसे जेड कंगन की एक जोड़ी पर बोली लगाने में भी मदद की, जिसकी कीमत 13 लाख थी। विक्रम ने झांग जिनिंग के लिए 22 लाख युआन में एक तितली हीरे का ब्रोच भी खरीदा। शाम 5 बजे तक नीलामी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। सभी लोग व्यवस्थित ढंग से नीलामी घर से बाहर निकल गए। किंतियान ने केरान को भी गोद में लिया और प्रिया, विक्रम और झांग जिनिंग के साथ बाहर चले गए। जैसे ही वे नीलामी घर के दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने एक बैंगनी आकृति को अपनी ओर आते देखा। किंतियान ने उसे पहचान लिया कि वह वही लड़की है जिसने सुरक्षा बकल के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। इस समय बैंगनी रंग की लड़की आगे बढ़ी और किंतियान को एक विनम्र और शिष्ट मुस्कान दी। नमस्ते सर, मेरा नाम जियांग मुवान है। मुझे वह सुरक्षा बकल बहुत पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे मुझे हस्तांतरित करने को तैयार होंगे। मैं आपको 4.5 मिलियन युआन देने को तैयार हूं और मैं आपका एक एहसान भी मानूंगा। ये सुनकर किंतियान ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई। वह इस जियांग मुवान को नहीं जानता था, तो उसे उसकी मेहरबानी की क्या जरूरत थी। लगता था कि इस लड़की के पास पैसे तो थे नहीं, फिर भी वह सेफ्टी बकल लेना चाहती थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, माफ करना, मुझे भी वह सेफ्टी बकल बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये कहकर उसने एक हाथ से अपनी बच्ची को गोद में उठाया और दूसरे हाथ से प्रिया का हाथ थामकर आगे बढ़ा। बैंगनी रंग की लड़की के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन वह बेबस थी। वह बस किंतियान को जाते हुए देख सकती थी। कमरा 19 में लौटने के बाद केरान को नींद आ गई, इसलिए किंतियान ने पहले अपनी बेटी को सुलाने के लिए फुसलाया। बच्ची अपना दूध का फॉर्मूला पीकर जल्दी सो गई। किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और प्रिया उसे खोलने के लिए उठी। एक वेटर ट्रे लेकर किंतियान द्वारा खरीदी गई चीज़ें ला रहा था। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर ट्रे ली और उसे मेज़ पर रख दिया। अपनी बेटी को कंबल से ढकने के बाद किंतियान वहां गया और प्रिया के पास बैठ गया। 3 उपहार बॉक्स थे और किंतियान ने उन्हें एक एक करके खोला, जिससे अंदर रखी चीज़ें दिखाई देने लगीं। आओ बीवी, मैं इन्हें पहनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। किंतियान ने जेड कंगन और ब्लू हॉट हीरे की अंगूठी निकाली और प्रिया से धीरे से कहा, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं।
अगर मैं इन्हें पहनूं और खो दूं तो क्या मेरा दिल नहीं दुखेगा? प्रिया उन्हें पहनने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। किंतियान ने हल्के से हंसते हुए कहा, ये चीज़ें पहनने के लिए ही खरीदी जाती हैं। इनके खोने या टूटने की चिंता मत करो। अगर ये सचमुच खो जाएं या टूट जाएं तो मैं इन्हें तुम्हारे लिए फिर से खरीद दूंगी। ठीक है, तो मैं इन्हें पहनूंगी। प्रिया खिलखिलाकर मुस्कुराए और सक्रियता से अपना हाथ बढ़ाया। किंतियान ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे कंगन और अंगूठी पहनाने में मदद की। प्रिया की कलाइयाँ पतली और गोरी थीं और जैड कंगन पहनने के साथ वे और भी आकर्षक लग रही थीं। उसकी उंगली में नीले हीरे की अंगूठी भी चमकदार थी और कुलीनता का एहसास दिला रही थी। किंतियान ने उसका हाथ थामा और काफ़ी देर तक उससे खेलता रहा, फिर भी उसका मन नहीं भरा। प्रिया थोड़ी शर्मीली थी और कुछ अनुचित दृश्यों से उसे जोड़ने के बाद उसका चेहरा और कान लाल हो गए। किंतियान ने सुरक्षा बकल उठाने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले कुछ देर अपनी पत्नी के साथ स्नेह से पेश आने में बिताए। हरे रंग का सुरक्षा बकल कुल मिलाकर बेदाग लग रहा था। उस पर उकेरे गए ड्रैगन और फीनिक्स तो और भी ज्यादा एक ही चीज जैसे लग रहे थे, बेहद खूबसूरती से गढ़े गए, किसी इंसानी नक्काशी जैसे नहीं। किंतियान ने इस सुरक्षा बकल को देखा, उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। उसने अचानक अपनी उंगली काट ली, ताज़ा खून की कुछ बूंदें निचोड़ लीं और खून को इस सुरक्षा बकल पर टपका दिया। ओह पति, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका हाथ दुख रहा है? तियान ने किंतियान की अचानक हरकत देखी और चौंक गई, जल्दी से अपनी उंगली की चोटों की जांच की। ये कुछ भी नहीं है तियान, देखो। किंतियान ने अपनी हथेली खोली जिसमें तियान को शांति बकसुआ दिखाया गया। हो, जब तियान ने देखा कि शांति बकसुआ किंतियान से बहने वाले सभी रक्त को अवशोषित कर लेता है तो वह सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या क्या हो रहा है? जैसे ही उसने सदमे में देखा, शांति बकसुआ किंतियान की हथेली में एक धुंधली हरी रोशनी के साथ चमक उठा। अगले ही पल वह शांति बकसुआ अजीब तरह से किंतियान की हथेली में गायब हो गया। किंतियान भी चौंक गया, लेकिन वह तैयार था तियान से कहीं ज्यादा। इस ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल के भीतर एक स्थानिक लिंक्वान था। इस स्थान में वस्तुएं रखी जा सकती थीं और लिंक्वान जल शरीर को मजबूत और जीवन को लंबा कर सकता था। ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल को सक्रिय करने का तरीका था रक्त टपकाना और उसे उसके मालिक को पहचान दिलाना। जब किंतियान ने इस ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल को देखा तो उसके मन में ये किंवदंती कौन थी? बेशक वह केवल संदेह में था और पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि ऐसा कोई खजाना सचमुच दुनिया में मौजूद है। हालांकि एक आभूषण खरीदने के लिए कुछ लाख खर्च करना भी वर्तमान किंतियान के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने ये शांति बकल इसलिए खरीदा ताकि यह परख सके कि क्या ये शांति बकल पौराणिक ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल ने किंतियान द्वारा टपकाए गए रक्त को सोख लिया और उसके शरीर में विलीन हो गया, किंतियान को एक सूक्ष्म अनुभूति हुई। तभी उसने पुष्टि की कि ड्रैगन और फीनिक्स शांति बकल की किंवदंती वास्तव में सच थी। तियान के हैरान भाव देखकर किंतियान ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और तियान से कहा, पत्नी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। हालांकि तियान के मन में अनगिनत सवाल थे, फिर भी उसे किंतियान पर पूरा भरोसा था। उसने आज्ञाकारी होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल किंतियान उसका हाथ पकड़े फुसफुसाते हुए कमरे से गायब हो गया। उसके दिमाग में हल्का सा चक्कर सा आया और अगले ही पल उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन का एहसास हुआ। किंतियान ने धीरे से तियान से कहा, तियान अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। तियान ने उसकी बात सुनी, उसकी पलकें हल्की सी फड़क रही थीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके और किंतियान के चारों ओर एक वीरान जमीन थी। कुछ ही दूरी पर पानी का एक गड्ढा था जिसके नीचे झरने की आंख जैसा कुछ दिख रहा था, जिससे साफ झरने का पानी फूट रहा था। ये कहाँ है? तियान को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हम अभी केबिन रूम में नहीं थे? हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? किंतियान ने उसकी उलझन और सदमे की भावनाओं को समझा और जल्दी से तियान को ड्रैगन और फीनिक्स के शांति बकल की क्षमताओं के बारे में समझाया। पति, क्या आपका मतलब है कि यही वह जगह है जो उस शांति बकल के साथ आई थी? ये सुनकर तियान और भी हैरान हो गया। किंतियान ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, यह उस शांति बकल के अंदर की जगह है और आगे की धारा लिंक्वान जल होनी चाहिए। उसने हाथ बढ़ाया और तियान को झरने के पानी के पास चलने के लिए खींच लिया। पत्नी, मैं पहले इस पानी को चखूंगा और फिर तुम इसे पी सकती हो। आखिरकार तियान गर्भवती थी, इसलिए किंतियान केवल खुद को एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। वह नीचे बैठ गया, अपने हाथों में एक मुट्ठी साफ झरने का पानी लिया और उसे चखने के लिए एक घूंट लिया। पानी का स्वाद कुएं के पानी जैसा था जिसमें सफ़ेद चीनी मिली हुई थी, बर्फ जैसा ठंडा, साफ और मीठा। स्वाद बहुत अच्छा था। किंतियान ने कुछ और घूंट पिए और उसके शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। वह सीधा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचने की कोशिश की। उसे साफ तौर पर अपनी ताकत बढ़ती हुई और दिमाग साफ होता हुआ महसूस हुआ।
लिंक्वान जल के फायदे देखकर किंतियान बहुत खुश हुआ और खिलखिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। पत्नी, ये लिंक्वान जल वाकई बहुत अच्छा है, आओ मैं तुम्हें पिलाता हूँ। किंतियान जल्दी से नीचे झुका, थोड़ा पानी लिया और उसे तियान तियान के मुंह तक पहुंचाया। तियान तियान किंतियान की पूरी तरह से आज्ञाकारी थी। जब उसने उसे पीने के लिए कहा तो उसने अपना सिर नीचे किया और मुंह खोलकर कुछ घूंट लिए। जैसे ही मीठे झरने का पानी उसके गले से नीचे उतरा, तियान तियान ने भी अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। उसने अपने पैर हिलाए और आश्चर्य से किंतियान से कहा, पति, मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। हाँ, लिंक्वान जल के फायदे सिर्फ यही नहीं हैं। किंतियान मुस्कुराए और उसके गोरे कोमल गाल पर चुटकी काटते हुए बोली, लिंक्वान जल के नियमित सेवन से सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं, उम्र बढ़ सकती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी और सुंदर हो सकती है। वाह, ये सुनकर तियान तियान खुश हो गई। आखिरकार हर महिला हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना और शरीर बनाए रखना चाहती है। तियान तियान, अंतरिक्ष लिंक्वान जल दुनिया का एक बड़ा खजाना है और इसे आसानी से लीक नहीं किया जाना चाहिए या दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा यह आसानी से एक घातक आपदा का कारण बन सकता है। ये रहस्य केवल आपको और मुझे ही पता है, चलो किसी और को न बताएं। किंतियान ने तियान तियान के कंधों को पकड़ लिया और उसे गंभीरता से डांटा। तियान तियान के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। उसने भारी स्वर में सिर हिलाया, पति, मुझे इसका महत्व पता है, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी। किंतियान ने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे को चूमा, मुस्कुराते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं, हमारी बेटी जाग गई है। ठीक है। दोनों उस जगह से बाहर आए और सचमुच छोटी किरान को जोर जोर से रोते हुए सुना। किंतियान जल्दी से अपनी बेटी को देखने गया और पाया कि उसने शौच कर दिया था। उसने जल्दी से उसके मल को साफ किया, उसके नन्हे नितंबों को धोया और उसका डायपर बदला। छोटी किरान ने ये देखकर कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है, रोना और परेशान होना बंद कर दिया, एक अच्छी बच्ची की तरह व्यवहार किया। किंतियान ने काम खत्म करने और अपने हाथ धोने के बाद किरान की शिशु की बोतल में थोड़ा लिंक्वान जल भरा और अपनी बेटी को उसे पीने दिया। पानी मीठा था और छोटी बच्ची को उसे पीना बहुत पसंद था। पानी खत्म करने के बाद किंतियान ने अपनी बेटी की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। उसने देखा कि छोटी किरान की त्वचा अधिक गुलाबी और गोरी हो गई थी। लिंक्वान जल के नियमित सेवन से न केवल बच्चे का शरीर निखर सकता है, बल्कि उसका मस्तिष्क भी विकसित हो सकता है। यह एक ऐसा वरदान था जिसकी कोई कामना भी नहीं कर सकता था। दोनों कमरे में नन्हे के साथ खेलते रहे। किंतियान ने अंतरिक्ष की क्षमताओं का भी प्रयोग किया। उसने बाहरी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने का प्रयास किया। प्रयास करने के बाद किंतियान ने पाया कि कोई भी स्वतंत्र वस्तु जिसे वह छू सकता है, अपनी चेतना से अंतरिक्ष में ले जा सकता है। मेज, कुर्सियां और जमीन से जुड़ी दीवारें जैसी चीजें अंतरिक्ष में नहीं ले जाई जा सकती थीं। किंतियान यह नहीं माप सकता था कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, लेकिन यह असीम था, इसलिए उसका मानना था कि इसमें बहुत सी चीजें रखी जा सकती हैं। ये क्षमता सुविधाजनक थी। भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु अंतरिक्ष में रखी जा सकती थी और इधर उधर ले जाई जा सकती थी। अगर किसी की जान को खतरा हो तो भी वह समय रहते शरण लेने के लिए अंतरिक्ष में छिप सकता था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। कमरे का दरवाजा अचानक खटखटाया गया और किंतियान उसे खोलने के लिए उठा। दरवाजे के बाहर विक्रम और झांग जिनिंग खड़े थे। तियांगे, शाम का भोज और नृत्य शुरू हो गया है, चलो कुछ खाने चलते हैं। किंतियान ने सिर हिलाया, मुड़ा और किरान को तियान तियान की गोद से लिया, उसकी बेटी को गोद में लिए हुए, और वे सब भोज कक्ष में चले गए। आज रात जहाज पर एक नृत्य का आयोजन था जिसमें तरह तरह के लजीज व्यंजन परोसे जा रहे थे। सभी लोग नृत्य और मेलजोल के लिए आ सकते थे या फिर इस अवसर का लाभ उठाकर और भी बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क कर सकते थे और सौदों पर चर्चा कर सकते थे। किंतियान और अन्य लोगों के भोजन समाप्त करने के बाद झांग जियानन आए और कहा कि वह किंतियान और विक्रम को कुछ प्रमुख व्यापारिक हस्तियों से मिलवाना चाहते हैं। किंतियान ने सबसे पहले किरान को प्रिया को सौंप दिया और झांग कियान और जो मिंगक्सिया से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। प्रिया और झांग जिनिंग फिर बैंक्वेट हॉल के कोने में लाउंज क्षेत्र में बैठ गए और छोटे बच्चे किरान की देखभाल की। दूसरी ओर किंतियान और विक्रम झांग जियानन के पीछे बैंक्वेट हॉल के बगल में एक स्वागत कक्ष में गए। जब वे पहुंचे तो कमरे में पहले से ही लगभग 1 दर्जन लोग मौजूद थे। उनमें जू जियाजिन, हुआंग जोंगकियांग और जू मिंगलान थे जिन्हें किंतियान जानता था। 7 या 8 लोग ऐसे भी थे जिन्हें वह नहीं पहचानता था। ये व्यक्ति 40 से 60 वर्ष की आयु के थे। झांग जियानन को किंतियान और विक्रम को खुद अंदर लाते देख कमरे में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। एक चौकोर चेहरे वाले आदमी ने मुंह खोला और हंसते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं? तुम्हें इन्हें खुद बुलाना पड़ा, बुजुर्ग झांग। झांग जियानन ने हंसते हुए उनका सबसे परिचय कराया, ये मेरे पार्टनर मिस्टर किंतियान हैं। ये हाइशी इंडस्ट्रियल ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। और ये हैं विक्रम, मेरे दामाद।
झांग जियानन द्वारा किंतियान का परिचय सुनकर सभी थोड़े हैरान हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अपार धन संपत्ति वाले झांग जियानन हाइशी इंडस्ट्रियल ग्रुप को नियंत्रित कर सकते थे। अपनी कम उम्र के बावजूद किंतियान पहले से ही हाइशी इंडस्ट्रियल ग्रुप के एक बड़े शेयरधारक थे। सभी को लगा कि वे भी किसी न किसी परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। किंतियान और विक्रम का परिचय देने के बाद झांग जियानन ने कमरे में मौजूद बाकी लोगों का उनसे परिचय कराया। मैं डू जिनमिंग हूँ, फेग्यांग स्टील ग्रुप के महाप्रबंधक, और मैं सोन किंगशान हूँ, होंग्यांग ग्रुप के महाप्रबंधक। झांग जियानन ने एक एक करके सभी उपस्थित लोगों का परिचय किंतियान और विक्रम से कराया। इनमें से ज्यादातर लोगों के झांग जियानन के साथ अच्छे संबंध थे और उनके साथ व्यापारिक लेन देन भी थे। किंतियान और विक्रम ने भी इन दिग्गज व्यापारियों का स्वागत किया। कुछ लोग ज्यादा उत्साहित थे जबकि कुछ ज्यादा ही अलग थलग थे, यहाँ तक कि किंतियान और विक्रम के प्रति कुछ तिरस्कार भी दिखा रहे थे। किंतियान और विक्रम को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। सम्मान और प्रतिष्ठा शक्ति के सीधे अनुपात में होते हैं। वे अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे जहां बड़े बड़े उद्योगपति उनसे विनम्रता से बात करते। कुछ बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा नीची नज़र से देखा जाना स्वाभाविक था। इसके बाद इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान झांग जियानन ने कई सहयोग परियोजनाओं में मदद की। इसके अलावा वहां मौजूद कई लोगों ने झांग जियानन से निजी जेट और छोटी लग्जरी नौकाएं मंगवाईं। किंतियान ये देखकर स्वाभाविक रूप से खुश हुआ। आखिरकार इससे होने वाली कमाई का 45% हिस्सा उसका ही था। बड़े बड़े उद्योगपति छोटे छोटे समूहों में बातचीत कर रहे थे और किंतियान ने झू मिंगलान, जू जियाजिन और हुआंग जोंगकियांग से भी बातचीत की। अचानक कोई किंतियान का अभिवादन करने के लिए आया। नमस्ते श्री किन, श्री लू। जो व्यक्ति आया वह लू मिंगहाई था, जो फैंगा रियल एस्टेट कंपनी का महाप्रबंधक था। किंतियान ने अभी अभी झांग जियानन को उसका परिचय देते सुना था। मैं श्री किन के साथ एक सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूँ, लू मिंगहाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर झू मिंगलान और बाकी लोग चुपचाप उठकर चले गए और जगह किंतियान और लू मिंगहाई के लिए छोड़ दी। कृपया बोलिए मिस्टर लू। लू मिंगहाई के बैठने के बाद किंतियान ने हाथ से इशारा किया। फैंगा रियल एस्टेट गुआंगशेन इलाके में काफ़ी मशहूर था, जिसने अपनी कंपनी के नाम से कई आवासीय इमारतें और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए थे। किंतियान हैरान था कि लू मिंगहाई अचानक उससे किस तरह के व्यवसाय पर चर्चा करना चाहता है। मैंने सुना है कि मिस्टर किन के नाम से एक तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी है। क्या तियानशेंग के एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे उत्पाद आपकी कंपनी बनाती है? लू मिंगहाई ने मुंह खोला और किंतियान से पुष्टि की। हाँ, ये सही है, तियानशेंग इलेक्ट्रिक मेरे नाम से है और मिस्टर लू ने जिन उपकरणों का जिक्र किया वे भी हमारी तियानशेंग इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा निर्मित मुख्य उत्पाद हैं। किंतियान ने सिर हिलाया। तो फिर यह आसान है। लू मिंगहाई के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। श्री किन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साथ मिलकर गुआंगशेन में तियानशेंग इलेक्ट्रिक की एक शाखा कंपनी खोलने में रुचि रखते हैं। यहाँ बिजली के उपकरणों की मांग काफ़ी ज़्यादा है। लू मिंगहाई का इरादा समझकर किंतियान मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ तो श्री लू, हमारी तियानशेंग इलेक्ट्रिक की गुआंगशेन में एक शाखा कंपनी खोलने की योजना लंबे समय से थी। लेकिन अगर हमारे पास स्थानीय क्षेत्र से परिचित कोई व्यक्ति हो तो एक कारखाना खोलने से निश्चित रूप से आधी मेहनत में दोगुना परिणाम प्राप्त होगा। बस मुझे नहीं पता कि अगर हम एक शाखा कारखाने में सहयोग करते हैं तो श्रीलू कितनी इक्विटी रखने का इरादा रखते हैं। मैं फैक्ट्री बनाने, मजदूरों की भर्ती करने, कच्चा माल खरीदने और बाजार विकसित करने के लिए धन मुहैया कराऊंगा। श्रीकिन, आप तकनीक मुहैया कराएं। 30-70 के अनुपात में बंटवारा कैसा रहेगा? आपको शुद्ध लाभ का 30% मिलेगा। लू मिंगहाई ने हिचकिचाते हुए पूछा। किंतियान ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मेरे पास पैसा है और मैं फैक्ट्री तैयार करने और मजदूरों की भर्ती जैसे कामों के लिए लोगों को ढूंढ सकता हूँ। हमारे तियानशेंग इलेक्ट्रिक की तकनीक, फिलहाल चीन की कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी उससे आगे नहीं निकल सकती। अगर श्री लू 30-70 के अनुपात में बंटवारे पर अड़े हैं तो हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतियान की बातें सुनकर लू मिंगहाई के हाव भाव थोड़े बदल गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, तो 40-60 के अनुपात में बंटवारा कैसा रहेगा? मुझे 60, आपको 40। किंतियान मुस्कुराए। नहीं, मुझे 60, आपको 40। लू मिंगहाई के चेहरे पर एक असहज भाव उभर आया। श्री लू, मुझे 60, आपको 40। उद्धरण चिन्ह। किन, आप भी। श्री लू, आपने तियानशेंग इलेक्ट्रिक की प्रतिष्ठा के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे उपकरण देश में सबसे उन्नत हैं। दरअसल मौजूदा हालात को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हमारी शाखाएं पूरे देश में फैल जाएंगी। किंतियान ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मौका सिर्फ एक बार ही आता है। श्री लू, अपनी पसंद ज़रूर चुनें। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप यह मौका चूक गए मिस्टर लू, तो आपको भविष्य में हमारे तियानशेंग इलेक्ट्रिक के साथ सहयोग करने का कोई और मौका नहीं मिलेगा।
दरअसल किन इन शब्दों से लू मिंगहाई को झांसा दे रहा था। तियानशिंग इलेक्ट्रिक को विकसित हुए अभी 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय ही हुआ था और फिलहाल इसकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा सिर्फ एच प्रांत में ही थी। दूर दराज के शहरों में न सिर्फ तियानशिंग इलेक्ट्रिक के उत्पाद खरीदना नामुमकिन था, बल्कि बहुत कम लोगों ने उनके बारे में सुना भी था। हालांकि तियानशिंग इलेक्ट्रिक वाकई देश की सबसे उन्नत इलेक्ट्रिक उपकरण निर्माता कंपनी थी और भविष्य में भी ये लगातार उन्नत उपकरणों का उत्पादन करती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं था। कुछ ही सालों में इसका पूरे देश में विस्तार हो जाएगा। बस यह उतना आसान या तेज नहीं होगा जितना किन तियान ने बताया था। दरअसल लू मिंगहाई के साथ सहयोग करने के कई फायदे थे। आखिरकार वह गुआंगशेन क्षेत्र में एक स्थानीय दिग्गज थे जिनके व्यापक संपर्क और प्रचुर संसाधन थे। अगर कोई कारखाना बनता तो उसका आकार निश्चित रूप से काफी बड़ा होता। ऐसे में गुआंगशेन बाजार मजबूती से सुरक्षित हो सकता था। लू मिंगहाई ने बार बार सोचा, फिर भी इस आकर्षक व्यवसाय को छोड़ने को तैयार नहीं था। किन तियान के साथ 40-60 के बंटवारे पर भी उसे मुनाफा होगा, बस उसकी कमाई थोड़ी कम होगी। ठीक है, तुम्हें 60 मिलेंगे, मुझे 40। लू मिंगहाई आखिरकार मान गए। उन्होंने किन तियान की तरफ देखा और हंसे बिना नहीं रह सके। श्री किन, भले ही आप जवान दिखते हों, लेकिन व्यापार के मामले में आप बहुत चतुर हैं, जो वाकई अप्रत्याशित है। किन तियान ने विनम्रता से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आप जैसे व्यापारिक दिग्गजों की तुलना में श्री लू मैं बहुत पीछे हूँ। दोनों ने एक दूसरे की कुछ तारीफें की और एक दूसरे के और करीब आ गए। सहयोग की विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद लू मिंगहाई ने अपने सचिव से अनुबंध का मसौदा तैयार करवाया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों ने आधिकारिक तौर पर एक सहयोगी संबंध स्थापित किया। अब से तियानशिंग इलेक्ट्रिक गुआंगशेन क्षेत्र में कारखाने बनाएगा और विकास करेगा।